हेलो गाइस, वेलकम बैक। और आज हम लोग करने जा रहे हैं इंडियन क्लाइमेट का सेकंड लेक्चर। इसके पहले एक लेक्चर आ चुका है, अगर आपको वो देखना है तो आप देख सकते हैं, और नहीं देखना तो मत देखिए, क्योंकि आप सीधा इस लेक्चर से कंटिन्यू कर सकते हैं। क्योंकि पहले लेक्चर में मैंने आपको बेसिक्स बताए थे। अगर आपको ये जानना है कि इंडिया में जो भी क्लाइमेट है वो क्यों है, किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, तो आप ज़रूर पहला लेक्चर देख सकते हैं, नहीं तो आप सीधा सेकेंड लेक्चर से कंटिन्यू कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। आज हम लोग करने की कोशिश करेंगे थर्मल कॉन्सेप्ट ऑफ हेली, डायनेमिक कॉन्सेप्ट ऑफ फ्लोन, और अगर हो सके तो जेट स्ट्रीम थ्योरी भी आज ही करने की कोशिश करेंगे, नहीं तो उसके लिए एक अलग से लेक्चर ले आएंगे। लेकिन कुछ भी स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक थोड़ा आइडिया दे देना चाहूँगा हमारी अर्थ के रेवोल्यूशन के बारे में और कॉजेज़ ऑफ सीजन्स के बारे में। गिव मी मिनट। तो अर्थ में जो मतलब ऐसा समझ लीजिए आप कि सनलाइट जो है हमेशा इक्वेटर पे नहीं पड़ती। मेरे कहने का ये मतलब है कि आप ऐसे समझिए कि हमारी जो अर्थ है ये अपनी एक्सिस पे 23.5 डिग्री टेढ़ी होती है, ठीक है। सपोज़ ये इक्वेटर है, ठीक है, क्योंकि अर्थ टेढ़ी है तो इक्वेटर भी जो है, जैसे इक्वेटर ये है तो क्योंकि अर्थ टेढ़ी है तो अर्थ के साथ साथ उसका इक्वेटर भी टेढ़ा है, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से, ठीक। वैसे यहाँ पर भी है, वैसे यहाँ पर भी, और वैसे यहाँ पर भी है, क्योंकि अर्थ का जो टिल्ट है वो ऐसे ही रहेगा। ये नहीं कि यहाँ पर ऐसे टिल्ट है आगे जाके ऐसे टिल्ट हो जाए, ऐसा नहीं होता। ऑल ओवर दी ऑर्बिट ऑफ द अर्थ, पूरी ऑर्बिट में अर्थ का जो इंक्लिनेशन है वो इतना ही होगा, एक्सिस के अराउंड 23.5 डिग्री या 23.5 डिग्री, ठीक है। अब यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें तो सन की जो रेस पड़ेंगी वो मैक्सिमम आपके नॉर्दर्न हेमिस्फेयर पे पड़ेंगी, ठीक। और यहाँ पर देखें तो ये रेज मैक्सिमम आपके सदर्न हेमिस्फेयर में पड़ेंगी, ठीक। तो अगर आपने सुना हो कि ऑस्ट्रेलिया में क्रिसमस के टाइम पे बर्फ़ नहीं गिरती, वहाँ भद्दर गर्मी हो रही होती है, क्योंकि ये 22 दिसंबर की बात है, ठीक है। 22 दिसंबर। और वहीं अगर यहाँ आ जाएं तो 22 दिसंबर के टाइम पे अगर आप यहाँ ध्यान से देखें तो यहाँ पर हीट ज़्यादा है, यहाँ पर कम है। सन की यहाँ पर रेस परपेंडिकुलर बिल्कुल सीधी सीधी फॉल हो रही हैं, यहाँ पर जो है थोड़ा स्लैंटिंग फॉल हो रही है। आप ऐसा कह लीजिए कि यहाँ पर इन रेस को कम डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ रहा है और यहाँ पर इन रेस को ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ रहा है। ये जो छोटा सा आपको दिख रहा है ना, ये भी कम से कम तो हज़ारों किलोमीटर होगा। तो उस 1000 किलोमीटर में ये अपनी और ज़्यादा हीट रेडिएट कर देती हैं और यहाँ तक आते आते इनकी हीट एनर्जी और कम हो जाती है। इस वजह से ये एरिया ठंडा रहता है। ये हो गई 22 दिसंबर की बात। अगर यहीं पे देखें नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, तो ये चीज़ होती है 21 जून को, ठीक। 21 जून को यहाँ पर नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में बिल्कुल डायरेक्ट सन की रेस पड़ती है। अब यहाँ पर आप देखो तो ये पास है और ये दूर हो गया, यहाँ पर सन की रेस को ज़्यादा ट्रेवल करना पड़ेगा। और बाकी ये जो दो दिख रहे हैं इसमें सीधा इक्वेटर पे रहती हैं। वो आपको 2 डायमेंशनल प्लेन पे समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन आप इसको अगर 3 डायमेंशनल वे में थोड़ा इमेजिन करो तो मतलब ऐसे अर्थ आपकी 23.5 डिग्री पे रोटेट हो रखी है। जब वो यहाँ जाएगी तो उस सन की जो मेन हीट है वो इक्वेटर पे ही पड़ेगी। इक्वेटर पे पैरेलल रेज रहेंगी, बिल्कुल स्ट्रेट परपेंडिकुलर। तो अब आप ये कह सकते हैं कि एक साल में 2 बार ऐसा होगा कि जब इक्वेटर पे सन की डायरेक्ट रेज होंगी। एक बार नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में होंगी, एक बार सदर्न हेमिस्फेयर में होंगी, ठीक। ये वाली जो डेट्स होती हैं ये आपकी एक होती है 23 सितंबर और दूसरी होती है 21 मार्च, ठीक। अब इसी बात को थोड़ा अच्छे से समराइज़ कर लें अगर हम लोग, तो मैं आपको ये एक ग्राफ की फॉर्म में समझाता हूँ, 1 मिनट। कुछ इस तरह से अब ये बन गया एक ग्राफ, जिसमें ये लाइन रिप्रेजेंट कर रही है 23.5 डिग्री नॉर्थ को, ये नीचे वाली 23.5 डिग्री साउथ को, बीच वाली 0 डिग्री को। तो 21 जून में या 21 जून को या इस जून के आसपास जो सन की डायरेक्ट हीट रेज होती हैं वो इधर पड़ती हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, स्पेशली ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे। उसके बाद 23 सितंबर और 21 मार्च को ये जो हीट है ये 0 डिग्री पे, जैसा मैंने बताया था कि इक्वेटर में साल में 2 बार होता है, तो वो 2 दिन ये हो गए।
उसी तरीके से 22 दिसंबर को साल में आखिरी बार जो है वो यहाँ पर होता है ऑस्ट्रेलिया वगैरह वाले रीजन में, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न में 23.5 डिग्री साउथ में। तो इससे मतलब कभी कभी सवाल आ जाते हैं जो हमारे यहाँ बोर्ड में तो नहीं आएंगे, लेकिन जनरल नॉलेज के लिए आपको पता होना चाहिए कब समर सॉलिस्टिस होती है, कब विंटर सॉलिस्टिस होती है। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जब सन होता है, सन की परपेंडिकुलर रेज जब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पे गिरती हैं, तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के लिए 21 जून को समर सॉलिस्टिस होता है और 21 जून को ही सदर्न हेमिस्फीयर का विंटर सॉलिस्टिस होता है। ठीक, और यहीं इसका उल्टा चले जाएं तो सदर्न हेमिस्फीयर में समर सॉलिस्टिस 22 दिसंबर को होता है और इसी दिन यहाँ पर नॉर्थ पोल का विंटर सॉलिस्टिस होता है 22 दिसंबर को। ठीक, अगर ये बात एक बार मैंने वैसे बहुत धीरे बोला, लेकिन अगर एक बार में आपको आप कंफ्यूज हो गए, दोबारा बोल देता हूँ कि 21 जून के टाइम पे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में समर सॉलिस्टिस हो रहा होता है और 21 जून को ही सदर्न में विंटर सॉलिस्टिस हो रहा होता है और 22 जून को सदर्न में समर सॉलिस्टिस हो रहा होता है और 22 दिसंबर को समर में, अरे मैं खुद कंफ्यूज हो गया मैं क्या बोल रहा हूँ, सो सॉरी, 22 दिसंबर को साउथ में समर सॉलिस्टिस हो रहा होता है और 22 दिसंबर को ही नॉर्थ में विंटर सॉलिस्टिस हो रहा होता है। हाँ, इस बार सही था। ठीक है, आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अब इसी बात पे बेस्ड एक चीज़ जान लेते हैं कि अपना इंडिया जो है 23.5 डिग्री नॉर्थ में, तो इंडिया के ऊपर जो सन की डायरेक्ट रेज आती हैं वो 21 जून को आती हैं। ठीक, ये बात याद रखिएगा, अभी आगे इसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो अब अगर हम लोग बात करें थर्मल कॉन्सेप्ट ऑफ हैली की, तो हैली भाई साहब ने ये कहा, सपोज़ ये इंडिया है, ठीक है, सपोज़ कर लीजिए कि ये आपका इंडिया है, तो इंडिया में यहाँ से 23.5 डिग्री नॉर्थ पास होता है। तो हैली भाई साहब ने ये कहा कि 21 जून के टाइम जो है यहाँ पर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होता है 23.5। तो इसी टाइम पे क्या होता है भाई कि यहाँ पर जो है सन की रेज परपेंडिकुलर पड़ती हैं, तो ये हिस्सा जो है ज़्यादा गर्म हो जाता है, ये वाला जो इतना हिस्सा है इस आसपास का हिस्सा ही बहुत गर्म हो जाता है। तो अब इन भाई साहब का ये कहना था कि यहाँ पर जो है गर्मी बढ़ी और वाटर की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी साइंस वालों ने पढ़ रखी होगी 4.2 जूल होती है, 4.2 जूल पर ग्राम डिग्री सेंटीग्रेड इतनी होती है। तो वाटर की जो है इसको बहुत हाई स्पेसिफिक हीट माना जाता है, कैपेसिटी माना जाता है। तो वाटर जो है इसको हीट होने में टाइम लगेगा, लैंड गर्म हो गया, तो अब क्या होगा, यहाँ से हवा ऊपर उठेगी, गर्म हवा ऊपर उठती है, ठीक है, तो यहाँ से हवा अगर ऊपर उठेगी तो यहाँ सी के साइड से हवा जाएगी ऊपर इस तरफ इसको फिल करने के लिए, और ये जो हवा होती है कोई और हवा नहीं, ये मानसून है, यही मानसून विंड है। ऐसा हैली भाई साहब कहना था, यानी कि उन्होंने सिंपल सा मानसून को लैंड ब्रीज बता दिया। मैंने पिछले लेक्चर में लैंड ब्रीज और सी ब्रीज की बात की थी, उन्होंने यही किया कि उन्होंने इसको लैंड ब्रीज बता दिया। तो भैया यहाँ से जो हवा चल रही है इनको उन्होंने कहा कि यही है आपका मानसून, और इसको हम लोग साउथ वेस्ट मानसून भी कहते हैं। ये देखो, ये साउथ, ये वेस्ट, साउथ वेस्ट से आ भी रही हैं, तो इन्होंने कहा ये साउथ है, ठीक है, ये साउथ और ये वेस्ट, तो इन्होंने कहा कि ये इधर से आ भी रही हैं, तो ये हो गया साउथ वेस्ट मानसून। ठीक, इसी तरीके से इन्होंने नॉर्थ वेस्ट मानसून को भी एक्सप्लेन किया। इन्होंने कहा कि नॉर्थ वेस्ट मानसून जो है, जो दिसंबर वगैरह के टाइम पे आता है, वो क्यों आता है, क्योंकि भाई दिसंबर के टाइम पे जैसा कि मैंने आपको बताया सन सदर्न हेमिस्फीयर में शाइन कर रहा होता है, तो इधर ठंडी होती है तो लैंड जो है जल्दी ठंडा हो जाता है, पानी धीरे धीरे ठंडा होता है, तो इसलिए उन्होंने कहा कि ये इधर से इधर आती है हवा, ठीक है, या कह लो लैंड ब्रीज होती है। इन्होंने सिंपल से ही कह दिया और इसी को उन्होंने फिर नॉर्थ ईस्ट मानसून का नाम दे दिया। यहाँ से आ रही है ये नॉर्थ, ये ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट मानसून या विंटर मानसून या इसी को रिट्रीटिंग मानसून भी कहते, तो ये उन्होंने कह दिया। अब इनकी थ्योरी फेल क्यों हुई? पहली और सबसे मेन चीज़ ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए कि इधर से हवा आना समझ में आता है, तो हवा इधर से भी तो आनी चाहिए, इधर भी तो पानी है, इधर भी तो हमारा बे ऑफ बंगाल है, इधर से हवा तो आती नहीं है, सिर्फ इधर से क्यों आती है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये इसलिए फेल हो गए क्योंकि इन्होंने अपनी थ्योरी में कोरियोलिस फोर्स का मेंशन नहीं किया। अब कोरियोलिस फोर्स क्या है, जितनी भी प्रिवेलिंग विंड्स होती हैं, फिर चाहे वो पीरियोडिक हों, चाहे वो परमानेंट हो, जैसी भी हों, वो कोरियोलिस फोर्स पे डिपेंड करती हैं। और जिस भी किसी ने आज तक अपनी थ्योरी में कोरियोलिस फोर्स मेंशन नहीं किया, उन सब की थ्योरी डिस्कार्ड हो गई, ठीक है। अभी थोड़ी देर में बात करेंगे कोरियोलिस फोर्स क्या होता है। तो ये था हैली भाई साहब का कहना। पहला तो इनकी गलती यही हो गई कि ये इधर से एक्सप्लेन नहीं कर पाए कि हवा इधर से क्यों नहीं चलेगी। दूसरी चीज़ ये कि भैया इन्होंने कोरियोलिस फोर्स इंक्लूड नहीं किया। तो इसके बाद
तो बस यही थी डायनेमिक कॉन्सेप्ट ऑफ फ्लोन। ठीक, इसके बाद आए, सॉरी गलत बोल गया, यही था थर्मल कॉन्सेप्ट ऑफ हेली। ठीक, अब फ्लोन एक साइंटिस्ट है, दूसरे साइंटिस्ट है, वो आए, उन्होंने अपना कॉन्सेप्ट दिया। उन्होंने सोच लिया था यार इसने तो कोरियोलिस फोर्स इंक्लूड नहीं किया, इसकी थ्योरी तो डिस्कार्ड कर दी गई, मैं कुछ करूँ ना करूँ अपनी थ्योरी में कोरियोलिस फोर्स पहले इंक्लूड कर दूंगा। तो उनकी थ्योरी ने कोरियोलिस फोर्स को कंसिडरेशन में लेते हुए कुछ लॉज दिए। अब ये जान लेते हैं कि कोरियोलिस फोर्स क्या होता है। तो भाई हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि दिन रात होती है तो क्यों होती है? अर्थ जो एक्सेस है, वैसे एक्सेस 23.5 पे होती है, ठीक है, ऐसे होनी चाहिए, ठीक है, लेकिन मैं उसको सीधा बना रहा हूँ आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग के लिए कि ये अर्थ जो है ऐसे घूमती है। ठीक यार, मार्कर बंद हो गया यार। अर्थ जो है कुछ इस तरीके से घूमती है, हाँ, वेस्ट टू ईस्ट। ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, सॉरी ये है इक्वेटर। तो कोरियोलिस फोर्स ये है कि कोई भी हवा, ठीक, किसी भी टाइप की हवा जो फ्रीली चल रही है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में टुवर्ड्स राइट डिफ्लेक्ट होगी और सदर्न हेमिस्फीयर में टुवर्ड्स लेफ्ट डिफ्लेक्ट होगी। क्यों होगी? देखो यार, अर्थ ऐसे घूम रही है तो इसको जाना यहाँ था, ठीक, लेकिन जब तक ये यहाँ पहुँचेगी तब तक ये पॉइंट आगे पहुँच चुका होगा, इसलिए इनके हवा के ऊपर भी एक फोर्स लगता है जो इसको इस डायरेक्शन में कर दे। और यही चीज़ जो है सदर्न हेमिस्फीयर में उल्टी हो जाती है। क्यों उल्टी हो जाती है? क्योंकि भैया जब ये ऐसे रोटेट करेगा तो किसी हवा को अगर यहाँ जाना होगा, कुछ देर बाद वो पॉइंट यहाँ पहुँच चुका होगा, तो हवा के ऊपर भी उसी हिसाब से फोर्स लगता रहता है और हवा जो है वो इस डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट हो जाती है। ठीक है, नॉर्थ हेमिस्फीयर में टुवर्ड्स राइट और सदर्न हेमिस्फीयर में टुवर्ड्स लेफ्ट, और यही होता है कोरियोलिस फोर्स। यहाँ तक आई होप आपको किसी चीज़ में कोई डाउट नहीं होगा, हो तो फिर कमेंट सेक्शन तो खुले हैं ही। तो ये हो गया कोरियोलिस फोर्स। अब बात करते हैं डायनेमिक कॉन्सेप्ट ऑफ फ्लोन की। ठीक, फ्लोन की स्पेलिंग बहुत लोग गलत कर देते हैं तो बता दो, FLOHN, फ्लोन। ठीक, तो बात कर लेते हैं इनके डायनेमिक कॉन्सेप्ट की, मतलब इनका कॉन्सेप्ट क्या था। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ना, इसको आज भी पूरी तरीके से डिस्कार्ड नहीं किया गया। ठीक है, तो मैं मतलब स्टार्टिंग यहाँ से करना चाहूँगा कि आप लोगों ने बचपन में पढ़ा होगा प्रेशर बेल्ट्स, एक टर्म आता है ITCZ, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, इक्वेटर को ही कहते हैं। तो यार जैसे अब ये इसको एक्सप्लेन करने में थोड़ा टाइम लगेगा, और ये समझ में आ गया फिर तो डायनेमिक कॉन्सेप्ट ऑफ फ्लोन हलवा है। ठीक, अरे यार मान लो ये अर्थ है, ठीक है, पता है कि बहुत ख़राब लग रहा है, इससे अच्छा तो अंडा लगता है, फिर भी जस्ट सपोज कि ये अर्थ है। ओके, अब यहाँ पर क्या है, ये इक्वेटर है 23.5, 66.5, नीचे भी 23.5, 66.5, ये 90, ये 90। ठीक, क्या तो मेंशन कर दें, ये 6.5, 2.3.5, 0, 2.3.5, 6.6.5। ठीक, तो ये हो गई कुछ बातें। अब यहाँ पर साल में 2 बार इक्वेटर में जो है सन की रेज डायरेक्ट पड़ती हैं। तो क्या होता है कि इक्वेटर पे जो है टेम्परेचर बढ़ता है। जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो क्या होगा, हवा ऊपर उठेगी, ऊपर उठेगी तो अगल बगल से हवा उसको भरने के लिए आएगी। तो क्यों, जहाँ पर मतलब एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि जो ये प्रेशर वगैरह वाली चीज़ें होती हैं ना, एटमॉस्फेयर में थोड़ा अलग तरीके से काम करती हैं। मतलब कैसे अलग तरीके से, कि टेम्परेचर बढ़ने पर प्रेशर कम हो जाता है, टेम्परेचर बढ़ने पर लो प्रेशर क्रिएट हो जाता है, ठीक, और टेम्परेचर घटने पर हाई प्रेशर, या कह लो टेम्परेचर इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। और यहाँ पर जितने भी साइंस वाले हैं, गैस लॉ वाले, जिनको इस वक्त डाउट आ रहा है, 2 मिनट रुक जाओ, अपना डाउट थोड़ा सप्रेस करके रखो, ये बताने के बाद में वही बता दो तुम्हारा जो डाउट आ रहा है वो क्या है, क्या उसका सल्यूशन है। ठीक है, तो पहले ये समझ लेते हैं। तो यहाँ पर भाई जब टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो प्रेशर कम हो जाएगा, विंड्स जो है हाई प्रेशर से लो प्रेशर चलती हैं। अब क्या होगा, यहाँ पर एक लो प्रेशर जोन क्रिएट हो जाएगा, ठीक है, और इसी को हम लोग कहते हैं इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट या फिर इक्वेटोरियल डोलड्रम्स। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट। ठीक, इसी तरीके से यहाँ पर जो है एक हाई प्रेशर जोन क्रिएट होता है। ठीक, हाई प्रेशर, इसको हॉर्स लैटिट्यूड भी कहते हैं, हाई प्रेशर हॉर्स लैटिट्यूड। ठीक है,
यहाँ पर एक और लो प्रेशर क्रिएट होगा, ठीक, और यहाँ पर फाइनली एक और हाई प्रेशर क्रिएट होगा। ओके, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब यहाँ पर भी सेम तरीके से हाई प्रेशर क्रिएट होगा, यहाँ पर लो प्रेशर, और फाइनली यहाँ 90 पे एक और हाई प्रेशर क्रिएट होगा, ठीक, यहाँ पर फिर से हाई प्रेशर। अब होगा क्या कि विंड्स जो हैं हमेशा लो प्रेशर से हाई प्रेशर जाती हैं, तो भाई यहाँ से विंड निकलेगी, यहाँ से निकलेगी, ठीक। उसी तरीके से लो हाई प्रेशर से लो प्रेशर, सॉरी उल्टा बना दिया यार, विंड्स हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर जाती हैं, यहाँ से निकलेगी, यहाँ से निकलेगी। इसीलिए इक्वेटोरियल रीजन में इतने साइक्लोन्स वगैरह आते हैं, ठीक। ये बन गई आपकी विंड। अब कोरियोलिस फोर्स भी इसको अफेक्ट करेगा। तो ये इस साइड से जो विंड आ रही है, एक सेकेंड, हाँ, इस साइड से जो विंड आ रही है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, तो राइट हैंड साइड डिफ्लेक्शन होगा। अब मेरा राइट कौन सा, लेफ्ट कौन सा, क्योंकि हवा इस तरफ से चल रही है इसलिए मैं इस तरफ से बता रहा हूँ, ठीक है। समझ लो ये हवा का एरो एक घोड़ा है, ये एरो घोड़े का मुँह है, ठीक। तो अब समझ लो मैं घोड़े पे बैठा हूँ, तो घोड़े का राइट कहाँ होगा, घोड़े का राइट इस तरफ होगा, तो ये वाली हवा जो है इस तरफ डिफ्लेक्ट हो जाएगी, ठीक। यहाँ पर ये एरो इस टाइप का एरो बना दो, ठीक, बढ़िया। अब इधर आ जाओ, ये हवा ऐसे चल रही है, तो अब इस हवा का राइट किधर होगा, इस हवा का राइट इस तरफ होगा, तो ये हवा जो है इस तरफ डिफ्लेक्ट हो जाएगी। ओके, आ रही बात समझ में? अब रिस्पॉन्स तो मैं आप लोगों के लिए नहीं सकता, कोई लाइव क्लास तो चल नहीं रही है। उसी तरीके से फिर यहाँ आ जाओ, तो अब इस साइड राइट किधर होगा इसका, अब इसका राइट इधर होगा, ठीक। इसी तरीके से आप बना सकते हैं कोरियोलिस फोर्स को कंसिडरेशन में लेते हुए। मुझे पता है फिगर बहुत हौच पौच हो गया यार, मार्कर से बनाने में यही दिक्कत होती है, कॉपी पे होता तो फिर भी थोड़ा अच्छा लगता। अब सदर्न हेमिस्फीयर में आ गए। सदर्न हेमिस्फीयर में हाई प्रेशर से लो प्रेशर जाना है। अब लेफ्ट हैंड साइड डिफ्लेक्शन होगा। मेरा लेफ्ट कौन सा है, ये हवा इस तरफ चलेगी, तो भाई घोड़े का मुंह ऊपर की तरफ है, यानी कि अब इस तरफ से देखना लेफ्ट ये पड़ेगा, ठीक। तो अब हवाएं कुछ इस तरीके से चलेंगी, ठीक। इसी तरीके से इधर से भी हाई प्रेशर से निकलेंगी। अब इस बार लेफ़्ट इनका उस तरफ हो जाएगा, अब यहाँ पर फिर से इनका लेफ़्ट इस तरफ हो जाएगा। तो आ रही ना ये बात समझ में? तो बस यही कुछ बातें हैं जिनको आपको ध्यान रखना है। तो अब यहाँ पर ये जो यार लो प्रेशर क्रिएट हुआ ना, सबसे ज़्यादा लो प्रेशर यहीं क्रिएट हुआ इक्वेटोरियल रीजन में, ठीक। इधर से भी हवा आ रही, इधर से भी हवा आ रही, और यहाँ पर मतलब ये देखो तो सबसे ज़्यादा चौड़ा भी इधर ही है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा हवा इधर ही चलती है। इसी वजह से इधर बहुत सारे ट्रॉपिकल साइक्लोन्स वगैरह, सॉरी ट्रॉपिकल साइक्लोन्स कह रहा हूँ, इधर इसी वजह से साइक्लोन्स भी बहुत आते हैं, ठीक है। हवा बहुत चलती है, लो प्रेशर, और साइक्लोन यही तो होता है कि लो प्रेशर के अगल बगल हाई प्रेशर वाली हवा, ठीक है। इसलिए यहाँ साइक्लोन्स भी बहुत आते हैं वगैरह वगैरह, बहुत एक्टिविटीज़ होती हैं। तो यही अब ये 0 डिग्री वाली बात हो गई। तो यार इसी तरह मैंने कहा था कि सन की रेज़ ऊपर भी आती नीचे भी आती हैं। तो जून के टाइम पे क्या होता है, ये जो आपका ITCZ है, ये सब सन की वजह से होता है भाई। सन की गर्मी जहाँ ज़्यादा पड़ रही है वहाँ ज़्यादा होगा, जहाँ कम पड़ रही है वहाँ कम होगा, ठीक। तो सन की रेज़ जब यहाँ पड़ रही हैं तो बहुत बढ़िया, जब 23.5 नॉर्थ पे जाएंगी तब ये ITCZ और ये जितने भी प्रेशर बेल्ट से थोड़ा ऊपर खिसकेंगे। जब 23.5 साउथ पे जाएगी तो सब थोड़ा नीचे खिसकेंगे। तो अब हम लोग नॉर्थ की बात करते हैं, ये अपना इंडिया इधर लाई करता है, ठीक है। अपना इंडिया समझ लो इधर कहीं है, ठीक है। ओके, बढ़िया। अब 23.5 पे गर्मी अब यहाँ ज़्यादा बढ़ेगी 23.5 पे, तो ये जो ITCZ है या ये जो लो प्रेशर जोन है ये इंडिया पे आ जाएगा, ठीक है। समझ रहे हो ना बात? अब ये हाई प्रेशर और ऊपर चला जाएगा, ये वाला लो प्रेशर और ऊपर आ जाएगा, तो मतलब लो प्रेशर इंडिया पे आ जाएगा, हाई प्रेशर और ऊपर चला जाएगा, इस तरीके से बढ़ेगा, ठीक। जब ये लो प्रेशर इंडिया पे आएगा तो इंडिया विंड्स अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। अट्रैक्ट करेगा तो उसी को इन्होंने नाम दे दिया किसका, ये सपोज ये आपका इंडिया है, ठीक। सपोज ये आपका इंडिया है। यार बहुत गंदा लग रहा है, इतना गंदा बनाने का, छोड़ो। तो अब जो है ITCZ इस तरफ आ गया। अब जब ITCZ यहाँ है तो यहाँ पर लो प्रेशर क्रिएट हो गया। अब लो प्रेशर क्रिएट हो गया तो भैया विंड्स आएंगी। तो जो नीचे से विंड्स आ रही थी, जैसा कि मैंने बताया कि इधर से ऊपर की तरफ विंड्स आएंगी। अब क्या होगा, वो विंड्स उस ग्लोब में इस तरीके से बन रही थी। अगर आपको नहीं ये मतलब अगर आपको कुछ डाउट हो रहा है तो आप 10 सेकंड 20 सेकंड पीछे करके देख सकते हैं कि इस तरफ से जो विंड्स आ रही थी इक्वेटर की तरफ, वो
ऐसे आ रही थी इस डायरेक्शन में, लेकिन अब क्या होगा, अब ये नॉर्थ पोल में शिफ्ट हो गया। तो अब ये जो विंड्स इस तरीके से आ रही थी, अब ये डिफ्लेक्ट होंगी किस तरफ, नॉर्थ पोल में राइट की तरफ, तो इस तरफ डिफ्लेक्ट होंगी। तो ये विंड्स ऐसे आते आते ऐसे मुड़ जाती हैं, ठीक। वैसे मुड़ गई तो अब क्या होगा भाई, सिंपल सी बात है, विंड्स इंडिया में घुसेंगी, घुसेंगी तो इंडिया में बारिश करेंगी। ये हो गई दूसरी थ्योरी, ठीक, डायनेमिक कॉन्सेप्ट ऑफ फ्लोन, ठीक है। अब इसके बाद आपकी तीसरी थ्योरी आती है, जेट स्ट्रीम थ्योरी। वो स्टार्ट करने से पहले तो ये आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। अब ये इंडिया में आया, ठीक है। इसी तरीके से रिट्रीटिंग मानसून होता है कि भैया जब लो प्रेशर नीचे खिसक गया तो अब ये यहाँ पे हाई प्रेशर हो गया, तो यहाँ से विंड नीचे की तरफ जाएंगी, ठीक। और इस बार इनका जो है राइट इस तरफ होगा, अगर इस तरफ राइट होगा तो ऐसे होते जाएंगे, वही नॉर्थ ईस्ट हो गया, इधर वाला ये साउथ वेस्ट हो गया, ठीक। आई बात यहाँ तक समझ में। अब मैं जो आप लोगों की बात करने आ रहा था केमिस्ट्री वालों की, तो भैया जिन्होंने ये पढ़ा है आइडियल गैस इक्वेशन, वो तो सीधा सीधा कह देंगे कि वी एन, इसको उधर कर दो, वी को उधर कर दो, P इज़ इक्वल टू एन आर टी। जिन्होंने नहीं पढ़ा उनको कोई दिक्कत नहीं भाई, जिन्होंने पढ़ रखा उनके डाउट सॉल्विंग के लिए बता रहा हूँ। तो वो कहेंगे यार एन आर और वी कांस्टेंट है, ठीक है, तो इसको कर दो P, इसको एक कांस्टेंट मान लो, सपोज एन आर अपॉन वी इज़ के, ठीक है। अगर मैं एन आर अपॉन वी को के मान लेता हूँ तो P इक्वल्स के टी हो जाएगा, और इस कांस्टेंट ऑफ, इसको कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी मान ले तो P इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी हो जाएगा, है ना। यही बात है ना। अब कंक्लूजन मेरा निकला, P इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी। अब आप कहोगे सर आपने तो कहा था कि टेम्परेचर बढ़ेगा तो प्रेशर घटेगा, यहाँ तो उल्टा हो रहा है। तो अभी मैंने एक अजम्पशन लिया था, पता गलती कहाँ हुई, मैंने एन आर और वी इन तीनों को कांस्टेंट मान लिया, लेकिन एटमॉस्फेयर में वी कांस्टेंट नहीं होता। क्या नहीं होता, वी कांस्टेंट नहीं होता, ठीक है। एटमॉस्फेयर में तो यार वॉल्यूम ही वॉल्यूम है, इतनी सी गैस उड़ रही है, उसके पास इतना सारा तो वॉल्यूम है, तो वॉल्यूम तो कांस्टेंट है नहीं, वॉल्यूम कांस्टेंट है नहीं, तो यहाँ पर आपका गैस लॉ भी नहीं लगेगा, गैस लॉ नहीं लगेगा तो P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T भी नहीं लगेगा, ठीक है। इस वजह से एटमॉस्फेयर की बात जब करी जाती है तो P जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू T हो जाता है। आई होप आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। एंड विद दैट नोट आई थिंक अब मुझे क्लास एंड करनी चाहिए, क्योंकि 22 मिनट क्या तो वीडियो बन ही चुका है, ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा, नहीं तो आप लोग बोर भी हो जाओगे। सो अब जेट स्ट्रीम थ्योरी जो उसको हम लोग थर्ड लेक्चर में कवर कर लेंगे, उसके बाद फिर इसका डिस्ट्रीब्यूशन तो हो ही जाएगा जेट स्ट्रीम के साथ ही साथ, फिर इसको अलग अलग इंडिया में कैसे क्या कहा जाता है वो सब देख लेंगे, ठीक है। तो अब ये डायनेमिक कॉन्सेप्ट ऑफ फ्लोन तक हो गया है, इसके आगे अब जेट स्ट्रीम थ्योरी पढ़ेंगे इन द नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन बाय, गुड नाइट या गुड डे, ओके, थैंक यू।